हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमएमआई का लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेट्रोलॉजी के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत ही आराम से पूरे चैप्टर को सुनना समझना, और इसके नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बस आपको देखना है और समझना है। सेम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना। अगर कोई ऐसी बात है लगता है आपको जो लिखनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसको लिखेंगे। अब देखो, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी क्या है और ये कहां से आया। ये आया बेसिकली मेजरमेंट से, मापन से। क्यों? मानक, मापन, ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। बेसिकली क्या हुआ बच्चों कि जब देश में तरक्की होनी शुरू हुई, पूरे विश्व में तरक्की होनी शुरू हुई, तो ऐसे ही हमारे देश ने भी हमारा देश भी आगे बढ़ा। हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई। और जब मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं? किसी चीज को बनाने को। जब प्रोडक्ट बनने शुरू हुए, तो बात आई कि पहले क्या होता था कि एक कंपनी एक तरह का प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन अब 10 कंपनीज एक तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं। तो उसमें क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हर कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि हम अपनी क्वालिटी को सुधारें। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ज्यादा अच्छा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे आप मोबाइल की कंपनीज ले लीजिए, कितनी कंपनीज है जो मोबाइल की हैं? कितनी है भाई? वन प्लस हो गई, सैमसंग हो गई, ये आईफोन हो गई, एमआई हो गई, और मतलब रेडमी है, और वीवो है, ओप्पो है, रियलमी आ गई। अब मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट्स उतार रही हैं और कंपटीशन कर रही हैं। लेकिन है तो सबके मोबाइल फोन ही, तो सब अपने क्या कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में स्टैंड कर पाए, मार्केट में टिक पाए। डेली इनोवेशन है, डेली कुछ ना कुछ बदलाव है। आप देख लीजिए, आप गाड़ियों के फील्ड में देख लीजिए, डेली नई नई गाड़ियां आ रही हैं, डेली नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नई नई गैजेट्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ। आप लैपटॉप्स ले लीजिए, डेली नया लैपटॉप आपको लॉन्च हुआ मिल जाएगा मार्केट में। तो क्या है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको लगातार इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे टिके रहना है, तो आपको लगातार अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में टिक पाएगा, अदरवाइज नहीं टिक पाएगा। अब देखो, जब भी हम मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो 3 पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, वो मेजर पॉइंट्स हैं, अभी बताऊंगा कौन से हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो कि मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले उसका परिचय। तो किसी उत्पाद का निर्माण करने के लिए उत्पाद को कई चरणों, जैसे उत्पादन प्रक्रिया, डिजाइन, प्रोडक्शन, निरीक्षण, असेंबली तथा टेस्टिंग आदि के दौर से गुजरना पड़ता है। देखो, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो एकदम प्रोडक्ट नहीं बन जाता। पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर उसके पहले प्रक्रिया, प्रोसेस होगी, डिजाइनिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, निरीक्षण होगा, फिर असेंबली होगी, तब जाकर के एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो हर प्रोडक्ट किसी पूरी एक प्रोसेस से गुजर रहा है, पूरी एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में उस प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों यानी कि टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर आदि को माप विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी का भली भांति ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि बनने वाले उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी निर्धारित मानकों, स्टैंडर्ड के अनुसार हो। तो जितने भी लोग उस प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वर्कर हो, कोई भी हो, उसको मेट्रोलॉजी का पता होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तभी आपको डिप्लोमा में ही एमएमआई पढ़ा दिया जाता है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिया जाता है। यही रीजन है, ताकि जब आप किसी प्रोडक्शन कंपनी में जाएं, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएं, तो आप बेहतर तरीके से उसमें परफॉर्म कर पाएं। ऐसा ना हो कि आपसे कोई चीज मापनी भी नहीं आती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्पाद को बनाने के लिए सर्वप्रथम उस उत्पाद की डिजाइन को ड्राइंग के रूप में प्रिंट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनती है, और ड्राइंग को क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो वो सॉफ्टवेयर में रहेगी, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। जब वो प्रिंट हो जाती है, तो उस ड्राइंग को निर्धारित मानक के अनुसार बनाया जाता है। निर्धारित मानक अनुसार यानी कि डायमेंशंस के हिसाब से, कि जो सपोज कोई एरिया है,
कोई हमारा प्रोडक्ट है सपोज बच्चों, जो कि कह रहा है कि उसकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 100 है और ये जो है वो 50 है। ये है सिंपल, बहुत ही आसान एग्जांपल मैंने अभी ये लिया है। तो ये क्या है, ये पहले से क्या कर लिया जाता है, लेट कर लिया जाता है, पहले से सोच लिया समझ लिया जाता है इस चीज को कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना बड़ा होने वाला है, तो उसकी प्रॉपर डायमेंशंस ले ली जाती हैं। उत्पाद के सभी साइज को ड्राइंग पर विभिन्न विमाओं यानी कि डायमेंशंस द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे लंबाई माप मिलीमीटर या इंच में, कोण के माप डिग्री एवं मिनट में, तापमान का माप डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में, उत्पाद के पदार्थ की कठोरता यानी कि हार्डनेस, मास इत्यादि। इन्हीं विमाओं एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही किसी उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो देखो डायमेंशन होना बहुत जरूरी है। आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज मैंने यही प्रोडक्ट बनाया, मैंने इसकी लंबाई बताई, मैंने इसकी चौड़ाई बताई, ठीक है। अब मैंने इसके एंगल भी बता दिए, कोण भी बता दिए कि भाई 90-90 डिग्री के हैं चारों, ठीक है। ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये मैंने बता दिया। तो अब इस शेप को, इस प्रोडक्ट को कोई भी बना सकता है आसानी से, क्योंकि मैंने डायमेंशन दे दी। ड्राइंग का काम यही होता है कि वो सारी चीजें उसमें बता दी जाती हैं कि भैया उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका एंगल कितने हैं। अब ये इंचेस में भी ले सकते हो आप, इसको मिलीमीटर में भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मिलीमीटर में ले लीजिए या इंचेस में ले लीजिए, वो तो आपके ऊपर है भाई। नाप आप किसी भी चीज में सकते हो, आप इंच में नापो, एमएम में नापो, सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो, यार्ड में नापो। ऑल्दो हम यार्ड का इस्तेमाल करते नहीं है, हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पढ़ना इसमें हमें यार्ड भी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बात होगी ना हथियार की, कौन सा हथियार की बात होगी इसमें, इस हथियार की बात होगी, स्केल की, है ना। ये सबसे खतरनाक है। मैंने बड़ा पुराना, मेरे पता नहीं कब का होगा यार, ये याद भी नहीं, वो ढूंढ करके निकाला है मैंने कहीं से, ठीक है, तुम लोग को पढ़ाने के लिए। अब देखो, अब मेट्रोलॉजी की बात करते हैं कि मेट्रोलॉजी है क्या। तो मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद का निर्माण करने के लिए उस उत्पाद को निर्धारित मानकों के अनुसार इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी विमाओं की यथार्थता या उच्च परिशुद्धता यानी कि हाई एक्यूरेसी वाला हो तथा उसका गुण स्तर यानी कि क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। मापनिकी या माप विज्ञान मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम उत्पाद के माप लेने की सही विधि तथा अति सूक्ष्म स्तर तक मापने की विधि का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली मेट्रोलॉजी में हमें यह सिखाया जाता है कि आपको किसी चीज को किस तरीके से नापना है, किस तरीके से नापना है, यह मेट्रोलॉजी में सिखाया जाता है, ठीक है। अगर मेट्रोलॉजी सारे टेलर्स को पढ़ा दी जाए ना, जो टेलर्स होते कपड़े सिलते हैं, तो भाई साहब ये किसी का कपड़ा गलत ना सिले, बिल्कुल एक्यूरेट सिला जाएगा अगर इन्हें नापना सिखा दिया तो, ठीक है। अब देखो मेट्रोलॉजी क्या बता रहा है कि मेट्रोलॉजी की मैं बेसिकली मापने की प्रक्रिया सिखा रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की हाई एक्यूरेसी रखनी है, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी भी रखनी है। तो वो सब कैसे आएगी, वो आएगी अच्छे से नापने से। अगर आपने अच्छे से नापा नहीं तो ना तो उसकी हाई एक्यूरेसी आ पाएगी, ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी आ पाएगी, ना ही उसका गुण स्तर अच्छा आ पाएगा। इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत मापन की मापन इकाइयों यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मैं जो 3 पॉइंट का इस्तेमाल बता रहा था ना आपको, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट है ये, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन इकाइयों, हां ठीक है, जिसके अंतर्गत मापन की मापन इकाइयों यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सही लिखा हुआ है, मुझे लगा गलत लिख दिया मैंने। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये तीनों पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की मापन इकाइयां, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापन यंत्र, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे इनका, मापन यंत्र। और तीसरा है आपका मापन विधियां यानी कि मेजरिंग मेथड्स, मेजरिंग मेथड्स। तो इन 3 पॉइंट का इस्तेमाल, ये 3 पॉइंट है जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए,
किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी का, हाई एक्यूरेसी का बनाने के लिए इन 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, लिख लेना और एग्जाम में एज इट इज लिख देना, नंबर नहीं काटेगा भाई साहब कोई भी। ठीक है, तो तीनों चीजें याद रखना है, मापन की मापन इकाइयां, मापन यंत्र और मापन विधियां, तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि विषय में अध्ययन किया जाता है, मापनिकी मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो जो इन तीनों के विषय में हमें पढ़ाता है वो क्या है, मेट्रोलॉजी है। ठीक है, अभी एक और डेफिनेशन इसकी आएगी, वो क्या है, ये सबसे आसान डेफिनेशन है। ये क्या है, ये बोल रहा है कि मापनिकी इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, उपकरणों व मापन विधियों का गहन अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेट्रोलॉजी बोल देते हैं बच्चों। सबसे आसान डेफिनेशन है ये, अगर एज इट इज भी आप एग्जाम में लिख देंगे तो कहीं से कहीं तक आपका नंबर नहीं कटेगा और पूछ लेता है व्हाट इज मेट्रोलॉजी। छोटा सा क्वेश्चन है, लिखते नहीं बच्चे, लिखते नहीं है, बाकी उसे छोड़ के सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं उसे। चलिए अब देखिए, अब मापनिकी का कार्य क्षेत्र। ठीक है, अभी इसका डिटेल भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं आपके। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, मेंटेन करने के लिए क्वालिटी, किसकी, प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है भैया, कंपटीशन कम नहीं हो रहा, कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन लगातार मार्केट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है मार्केट में, कंपटीशन कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहा है। और कंपटीशन अगर बढ़ रहा है और आपको टिके रहना है तो टिकने के लिए आपको लगातार इनोवेशन, लगातार बदलाव, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत करो, हर चीज में मेहनत करो, पढ़ाई में भी मेहनत करो। अब आपको पता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं ना, 7-8 दिन है हमारे पास एग्जाम्स के, तो मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा, आप भी करेंगे मेरे साथ, जितनी मैं करूंगा उतनी आप करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये सोच लो, ये एग्जाम्स तो देने ही हैं, जैसे भी देने हैं, 1 साल के लिए, 1 साल अपना आपको दो, लाइफ का 1 साल, उसमें ना तो तुम्हें किसी रिलेटिव से मतलब रखना है, ना तुम्हें कोई पार्टी में जाना है, ना तुम्हें पार्टी करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना है, अपने गोल के लिए काम करना है, अपने लिए पढ़ाई करनी है। मतलब जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, ये अनाप शनाप चीजें छोड़ करके बोल रहा हूं, वो काम तुम्हें करना है 1 साल। तो 1 साल अगर तुमने अपने ऊपर मेहनत कर ली, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, लिटरली बता रहा हूं, सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो अब स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसको अभी यूज करेंगे, जब करेंगे तब लेंगे इसको। अब जब स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं तो मापनिकी का कार्य क्षेत्र, अब देखो क्या है इसके कार्य क्षेत्र, वो मैं आपको समझाऊंगा और बड़े प्यार से समझना इन तीनों पॉइंट पे, फिर हम उसके बाद दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल एक तो निरीक्षण के लिए किया जाता है, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए, कि चीजें ठीक से मेजर की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो निरीक्षण के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मास प्रोडक्शन के टाइम पे जो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर लिया जाता है ना, वो किस लिए, इंस्पेक्शन में ही किया जाता है। जब मास प्रोडक्शन हो रहा होता है तब इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका इस्तेमाल फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, तो विभिन्न प्रचालों के मापन के लिए भी मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए, यानी कि फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल, मशीन औजारों के संरेखन के लिए, अलाइनमेंट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचों डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्पेक्शन के लिए। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए जहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी कि बड़ा पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उत्पादन होने पर इस उत्पाद के प्रत्येक अंग एवं प्रत्येक उत्पाद का साधारण तरीके से माप लेना संभव नहीं होता है। अंत उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने के लिए कुछ विशेष मापन यंत्रों व मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हम उत्पाद की पर्याय तुलनात्मक मापन मिलता है तथा मापन में लगने वाले समय की बचत भी होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो आपके टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, जो टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं करते, लॉट्स निकलते हैं, 100 प्रोडक्ट का लॉट, 50 प्रोडक्ट का लॉट, तो उसमें से वो क्या करता है, 8-10 लॉट, 8-10 प्रोडक्ट को उठा लेंगे और कोई भी 8-10 प्रोडक्ट चेक करेंगे। ठीक है, और वो उनको मेजर करके देखेंगे, मतलब हर तरह से उनको टेस्ट किया जाएगा, उनका निरीक्षण किया जाएगा। अगर उनमें से एक भी डिफेक्टिव हुआ तो क्या होगा, वो पूरा लॉट चेक होगा फिर। ठीक है, अगर उनमें से कोई डिफेक्टिव नहीं हुआ तो दैट मींस पूरा लॉट ठीक है, ऐसा मान लेते हैं पूरा लॉट ठीक है, और उस लॉट को आगे भेज दिया जाता है। तो ऐसे हर लॉट के साथ किया जाता है, हर लॉट में से 5-6 आपके जो है वो प्रोडक्ट्स उठा लिए जाते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। तो वह उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन की दशा में एक ही तरह के उत्पाद समूह लॉट में से कुछ उत्पाद रैंडमली लेकर, है ना, कुछ उत्पाद को लेकर के गेज आदि विशेष मापन यंत्रों से उसकी माप लेकर उसका निरीक्षण एवं परोक्षण किया जाता है। इस तरह से उत्पाद समूह यानी कि लॉट के निरीक्षण की इस विधि को संरक्षीय गुण नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो याद रखना, जब मास प्रोडक्शन में अगर तुम्हारी जॉब लगती है, तुम टेस्टिंग एज ए टेस्टर जाते हो, तो तुम सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स थोड़ा ना उठा के चेक करोगे। जब 50 का लॉट आया, 100 का लॉट आया, उसमें से 10-12 उठाए, चेक किए कि भाई ठीक है, लॉट को आगे भेज दिया। तो हम 10-12 प्रोडक्ट या 5-6 प्रोडक्ट भी, मैं 10-12 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, मैं 2-3 ही चेक होते हैं, तो 2-3 भी अगर आपके सही है, दैट मींस आपका लॉट पूरा सही है, उसको आगे भेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, उत्पादन प्रक्रमण के नियंत्रण के लिए। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, इसमें बेसिकली हम कंट्रोल चार्ट बना लेते हैं और कंट्रोल चार्ट से फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट की मदद से हम वेरीफाई करते रहते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, हमें यह पता चल जाता है कि इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रोसेस ठीक है या नहीं है। तो एक कंट्रोल चार्ट बन जाता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तो उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए मापनिकों के निरीक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के सिद्धांत का प्रयोग इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसके लिए किसी उत्पाद के वृहद उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन के समूह में से कुछ उत्पाद रैंडमली उठाकर उनका परीक्षण व निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण उपरांत प्राप्त मापों में से उस उत्पाद का नियंत्रण चार्ट यानी कि कंट्रोल चार्ट तैयार कर लिया जाता है। तैयार नियंत्रण चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि उस समूह या अन्य समूह के उत्पादन का कोई क्रम नियंत्रण में है या नहीं है। तो 2-4 लॉट उठाए और उनके क्या प्रोडक्ट्स को चेक किया और सबका एक कंट्रोल चार्ट बना लिया। अगर सब उसमें फिट हो रहे हैं तो दैट मींस सब सेम है और सब हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस एकदम ठीक है। अगर कुछ किसी में भी गड़बड़ है दैट मींस हमारी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, है ना, लेकिन पढ़ाना तो है ना, चाहे जो हो जाए पढ़ा के तो रहेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट आता है विभिन्न प्रवालों के मापन के लिए यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका स्कोप है मेट्रोलॉजी का। किसी उत्पाद के मशीनित सही के विभिन्न प्रणाली यानी कि पैरामीटर्स जैसे एंगल, राउंडनेस, सतह क्षमता, सतह रुक्षता यानी कि सरफेस रफनेस, गियर, टेपर,
स्क्रू थ्रेड आदि के मापन के लिए मापनिकों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए भी भाई एंगल भी देखना है, ठीक है, उसका जो राउंडनेस है वो भी देखनी है। राउंडनेस, बेसिकली राउंडनेस को इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में फिलेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फिलेट, याद रखना, फिलेट। तो फिलेट का मतलब राउंडनेस ही होता है। जैसे आप देखना, आपके मोबाइल पे चारों कोनों पे लगा होता है फिलेट, ठीक है, लैपटॉप के चारों तरफ लगा होता है, एलईडी पे लगा होता है, इस पे भी देखो छोटा सा लगा हुआ है लेकिन लगा हुआ है। तो ये जो कोने को गोल घुमा दिया जाता है उसको फिलेट बोल देते हैं हम। तो उसको राउंडनेस भी बोल देते हैं और फिलेट भी बोल देते हैं। अब देखो, फॉर मेंटेनेंस कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए, तो किसी भी मापन यंत्रों को एक्यूरेसी यानी कि यथार्थता बनाए रखने के लिए उस यंत्र का अनुरक्षण व अंशांकन करना आवश्यक होता है, यानी कि उसका मेंटेनेंस करना आवश्यक होता है। भैया जिस गेज से, जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो वो भी तो ठीक होनी चाहिए। हो सकता है आप मेजरमेंट ठीक कर रहे हो लेकिन जिस मेजरिंग डिवाइस से कर रहे हो वो ठीक नहीं है ना, तो उसका भी ठीक होना जरूरी है, उसका प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस होना भी अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए समय समय पर यंत्र का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस में किया जाता है तथा उसका रिकॉर्ड चार्ट भी बनाया जाता है जिसका अध्ययन मापनिकों में किया जाता है। तो हर चीज का एक कंट्रोल चार्ट बनता है और उस कंट्रोल चार्ट की मदद से हमें पता लगता है कि हम प्रोसेस ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इसका ये कि फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स, तो मशीन टूल के अलाइनमेंट के लिए, मशीन टूल के संरेखन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, मशीन टूल के अलाइनमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मशीन का टूल है उसका भी तो ठीक होना जरूरी है ना। हो सकता है हमने मेजरमेंट ठीक लिया, हमने डायमेंशंस ठीक दी, हम बाद में नाप भी ठीक सही रहे हैं, लेकिन जो हमारा मशीन का टूल है उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, तो हम कितनी भी सही वैल्यू डाल देंगे वो सही वैल्यू नहीं आएगी। तो उसका अलाइनमेंट भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो क्या होता है, गाड़ी इधर उधर भागने लगती है ना। और जब गाड़ी इधर उधर भागने लगती है तो क्या होता है, अगर आप नए टायर भी डलवा लेंगे तो नए टायर भी गाड़ी खराब कर देगी। तो गलती किसकी है? अलाइनमेंट की, ठीक है, ना टायर की, ना गाड़ी की और ना आपकी। आप तो टायर डलवाए जाओगे लेकिन गाड़ी का जब तक अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा गाड़ी टायर खराब करती रहेगी। तो किसी उत्पाद की यथार्थता मशीन औजारों को यथार्थता पर निर्भर करती है तथा मशीन औजार को यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी उसके विभिन्न अवयवों के सरखत अलाइनमेंट पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि अगर एक्यूरेसी तभी आएगी भाई जब आपका जो औजार है, जो टूल है, वो एकदम अलाइंड है, मतलब उसका अलाइनमेंट एकदम ठीक है, उसका संरेखन एकदम ठीक है। अंत उत्पाद के गुण स्तर को बनाए रखने के लिए मशीन औजार की स्थापना यानी कि इंस्टॉलेशन, एक परिचालन ऑपरेशन के समय उसका संरेखन परीक्षण यानी कि अलाइनमेंट टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मापतिकों यानी कि मेट्रोलॉजी की सहायता ली जाती है। तो देखो, टूल का अलाइनमेंट भी टेस्ट किया जा रहा है पहले, तब ही, और किसकी मदद से किया जा रहा है? मेट्रोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मापनिकी के उद्देश्य क्या है, वो पता करते हैं कि इसके क्या उद्देश्य हैं भैया मापनिकी के, है ना, क्या उद्देश्य है। नींद तो नहीं आ रही ना, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद आ रही है तो कमेंट करो यार। नींद विंद नहीं आनी चाहिए, पढ़ते टाइम नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ रही है तो बताओ मुझे कि सर नींद आ रही है। स्केल, इसमें स्केल के बारे में बहुत पढ़ना है, हमें पता है स्केल के बारे में बहुत पढ़ना है। स्केल का इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है ना, और हम इसका इस्तेमाल भी मापने के लिए करते हैं, ठीक है। आपको मापने के लिए भी कर सकते हैं, हम कर देते हैं ना बच्चों को मापने के लिए, लेकिन वो बड़ा होता है, ये छोटा है, वो बड़े स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जल्दी से मापनिकी के उद्देश्य क्या है। तो किसी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को वांछित यानी कि एक्यूरेसी के साथ, वांछित यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी के साथ उत्पादन करने के लिए उसके मापन में कम से कम लागत आना, यह इसका पर्पस है, ठीक है। कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ये नहीं आपने बहुत महंगा प्रोडक्ट बना दिया, जितना का वो नहीं भी बनना था उससे महंगा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं,
ठीक है, जबकि आप उसमें पैसे कम कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किए क्योंकि आपने मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। तो मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कॉस्ट को कम या ज्यादा कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना। ठीक है, यानी कि जो चीज आपको मेजर करनी है, सपोज मुझे इस जो है इस मार्कर को मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, ये मेजरिंग टेप ली। ठीक है, अब ये देखो, इससे मैं एक्यूरेट नहीं ना पा रहा, कभी ऊपर निकल रही है कभी नीचे निकल रही है, तो मुझे एक सही डिवाइस का पता होना भी जरूरी है। अब मैंने क्या लिया, एक स्केल लिया, बराबर में रखा और नाप लिया मैंने, तो क्या हुआ, हमें सही डिवाइस का भी ज्ञान होना जरूरी है कि हमें किस डिवाइस से उसको मेजर करना है। तो मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो मापन में अपनाई जाने वाली सभी विधियों का मानकीकरण भी आपको पता होना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता होना चाहिए। प्रयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों द्वारा मापने के लिए सही प्रोसेस की जानकारी करना तथा उस प्रक्रम को दक्षता एफिशिएंसी निकालना। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न गेजों यानी कि गेजेस एवं फिक्सचर्स के अलावा कार्य विशेष के लिए अलग से गेजों एवं फिक्सचरों की डिजाइन को तैयार करना एवं उसका उपयोग करना भी हमें मेट्रोलॉजी बताती है। यह भी मेट्रोलॉजी का एक उद्देश्य ही है। ठीक है, निरीक्षण के समय मापन के में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझना एवं उसका हल यथासंभव उसी समय एवं कार्य स्थल पर ही ढूंढना, यह भी हमें मेट्रोलॉजी ही सिखाती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट तो हम पढ़ेंगे, आपको अब यह समझ में आया होगा कि जो हमारा मेट्रोलॉजी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। मेट्रोलॉजी यहां पे हमारा पूरा होता है। अब हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि मेट्रोलॉजी के क्या है। एक तो क्वालिटी को बढ़ाना, यह भी मेट्रोलॉजी है। ठीक है, दूसरा लो बजट प्रोडक्ट बनाना, जो हमारे प्रोडक्ट है वो लो बजट के हों, ज्यादा महंगे प्रोडक्ट ना हो, हाई एक्यूरेसी। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट हो वो एकदम एक्यूरेट हो। ठीक है, और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, जिस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो प्रोसेस ठीक है या नहीं। अब ये देखकर यूज करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है और कौन सा नहीं। ये भी हम किस में समझते हैं, ये भी हम मेट्रोलॉजी में समझते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेट्रोलॉजी क्लियर हुआ। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है जैसे एक लाइन को नापना। एक लाइन है, हमें वो नापनी है, वो क्या है? मेजरमेंट है। बस इसी को मेजरमेंट बोल देते हैं, नापने को। भाई जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कभी किसी भी चीज को भाई नापता, हम अपनी कुछ नहीं तो अपनी हाइट ही मेजर कर लेते हैं, वो भी क्या है? मेजरमेंट है। अपनी हाइट को मेजर करना मेजरमेंट ही है। ठीक है, अब देखो, एक लाइन को नापना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने की स्टैंडर्ड चीज से, किसी भी स्टैंडर्ड चीज से मेजरमेंट कहलाता है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। किसी भी चीज को नापना किसी स्टैंडर्ड चीज से क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। स्टैंडर्ड चीज क्या है? स्केल क्या है? एक स्टैंडर्ड है। इसको पहले क्लियर कर दिया गया भैया कि इतना एरिया जो ये 1 सेंटीमीटर है, इतना 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच है, ये 5 इंच है, ये 6 इंच का स्केल है। तो इसमें पहले ही क्या है, बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड बना दी है इसका, ये बदल नहीं सकता, ये फिक्स कर दिया गया है। तो किसी भी स्टैंडर्ड चीज से किसी चीज को मापना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं पहले एक बार। इंजीनियरिंग में किसी क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या उसके विभिन्न प्रचालों पैरामीटर्स के मापने को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे लंबाई, भार, तापमान, धारा, दाब, गति आदि का मापन। उदाहरण स्वरूप लंबाई की मानक मीटर से, भार की तुलना मानक किलोग्राम से, तापमान की तुलना मानक सेंटीग्रेड से इत्यादि। अब देखो किसी भी चीज को मापना, देखो वो हाइट भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है। ठीक है, हम
प्रेशर को भी नाप सकते हैं, हम टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। तो हम ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लंबाई को ही नापने को मेजरमेंट बोलते हैं, नहीं, अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो भी एक मेजरमेंट है, अगर आप टेम्परेचर को माप रहे हैं वो भी मेजरमेंट है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का क्या है, मापन ही है। अब सपोज जब हम बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई को मीटर से नाप लेते हैं, ठीक है। भार को हम किलोग्राम से नाप लेते हैं, तापमान को हम सेंटीग्रेड से नाप लेते हैं। ये तो हमने अपनी अपनी यूनिट्स जो है हमने बनाई हुई है, उससे हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब इस प्रकार के मापन यंत्रों द्वारा या मापन यंत्रों को पढ़कर किसी प्रचाल यानी कि पैरामीटर्स की माप को मानक यानी कि स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने को मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में किसी प्राचाल की अज्ञात माप को किसी मानक यानी कि स्टैंडर्ड माप से तुलना करने से प्राप्त मापन उस प्राचाल का मापन कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई चीज अननोन चीज है, कोई भी अननोन प्रोडक्ट है, उसको हमने नोन चीज से मेजर किया, तो वो क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। जैसे यहां एक लाइन है, या ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैं इस स्केल से मेजर करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये मेजरमेंट कहलाएगा। अभी दिखाऊंगा इसका जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वो क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मापन में होने वाली एरर मापन यंत्र की एक्यूरेसी तथा मापने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। तो कौन कितनी अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, वो तो जो पर्सन उसको मेजर कर रहा है उसकी योग्यता है। अगर मैं आपको एक लाइन भी बना के दे दूं और मैं आपसे कहूं इस लाइन को नापो, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे जी सर ये 5 सेंटीमीटर की है, कोई मेरे से कहेगा सर ये 4.9 सेंटीमीटर की है, कोई कहेगा सर ये 4.8 सेंटीमीटर की है। अब मैं किसकी मानूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जो जितने लोग सबसे ज्यादा बोल रहे होंगे, अगर सबसे ज्यादा लोग बोल रहे होंगे कि सर ये 4.9 सेंटीमीटर की है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये लाइन जो है वो 4.9 सेंटीमीटर की ही होगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है। अब जो मैं बोल रहा था वो ये है बच्चों कि एक अननोन लाइन है ये, और इसको हम नोन चीज से नाप रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी अननोन चीज को नोन चीज से मापने को हम मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी क्लासेस क्या है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट की जो क्लासेस हैं बच्चों, ठीक है, विभिन्न प्रचालों यानी कि पैरामीटर्स या किसी अज्ञात राशि के मापन के लिए मापनिकी की कई प्रकार के मापन यंत्रों का उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे भाई, जैसे पैमाना यानी कि स्केल, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, दाब गेज, डायल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब क्या है, मेजरिंग डिवाइसेस हैं। तो बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और हम नापते हैं उनकी मदद से। इन मापन यंत्रों में से कुछ यंत्र द्वारा सीधा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और कुछ से इनडायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जो कि प्रत्यक्ष मापन विधि डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहलाती है। जैसे स्केल द्वारा लंबाई को मापने में सीधे ही हमें लंबाई पता चल जाती है। तो जैसे हमने सीधे ही स्केल की मदद से ऐसे पास में लाए, नाप लिया, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अभी इनडायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा, समझो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मैंने स्केल की मदद से किसी चीज को नाप लिया, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। अब मैं थर्मोमीटर से किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो इसमें इसको क्या बोलते हैं, पारा, ये पारा जब बढ़ेगा तो इस पारे की हाइट से मैं क्या करूंगा, इसको डिग्री फॉरेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूंगा। तो जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। और जहां पे डायरेक्टली हमें पता चल जाता है नाप करके कि ये इतनी है, इसकी हाइट इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट मेजरमेंट बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है मेजरमेंट को। पहली प्राइमरी मेजरमेंट, दूसरी सेकेंडरी मेजरमेंट और तीसरी टर्शरी मेजरमेंट। 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्रथम श्रेणी का माप, द्वितीय श्रेणी का माप और तृतीय श्रेणी का माप, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा और बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, मुश्किल से
7-8 घंटे के गैप पे आपका तीसरा लेक्चर आपका आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है, सेकेंडरी मेजरमेंट क्या होता है और टर्शरी मेजरमेंट क्या होता है। उससे पहले सुनिए, आज हमने मेट्रोलॉजी को कंप्लीट किया। मेट्रोलॉजी क्या है, दूसरा हमने मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। तो ये सारी चीजें आज आपने पढ़ ली हैं, अपने दिमाग में इसको जल्दी से रिकॉल करो, ठीक है। ये नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, प्लीज कमेंट करो। आपकी कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं गर्मी में खड़े होकर के पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो हिम्मत नहीं है, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है और टाइम भी 1 बजने वाला है रात के, क्योंकि अब शांति हो जाती है इस टाइम। तो प्लीज सपोर्ट करिए, जैसे मैं आपके लिए खड़ा हूं वैसे आप भी थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।